हेलो एवरीवन, आई एम निताशा और हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। असेसी कौन होता है? जो टैक्स पे करता है जो भी उसने इनकम अर्न की है। असेसी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और कंपनी। हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल आप इनकम को अर्न करते हो। हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। फर्दर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो होता है जो आपने इनकम अर्न की है उसके नेक्स्ट ईयर आप क्या करते हो? टैक्स पे करते हो। हमारे लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है? दैट इज़ 2020-21। हमारा जनरल रूल क्या हुआ कि जिस साल आपने इनकम को अर्न किया उसके नेक्स्ट ईयर आप क्या करते हो? टैक्स को पे करते हो। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। उसमें क्या हुआ कि जिस साल आपने इनकम को अर्न किया उसी साल आप क्या करते हो? टैक्स को पे करते हो। फर्स्ट केस है दैट इज़ इन केस पर्सन लिविंग इंडिया, सेक्शन 174। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन है जो इंडिया को छोड़कर जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि पहले आपने जो उस साल इनकम अर्न की है उस पर टैक्स पे करो। सेकंड केस क्या है? इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इसके साथ सेक्शन डील करता है दैट इज़ सेक्शन 176। डिसकंटिन्यूड बिजनेस में क्या है कि आप बिजनेस को बंद कर रहे हो। एग्जाम्पल, जैसे आप बिज़नेस को 1 जुलाई को बंद कर रहे हो बट हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? दैट इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल। तो आपने 3 महीने तो इनकम को कमाया है ना। जो 3 महीने इनकम को कमाया है तो उस इनकम पे टैक्स तो पे करना है। तो हम कहेंगे कि आपने जो इनकम कमाई है उस पर टैक्स पे करके फिर बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करो। देन थर्ड केस इज असेसमेंट ऑफ एनी एओपी और बीओआई फॉर्म फॉर अ लिमिटेड पीरियड। सेक्शन कौन सा डील करता है? दैट इज सेक्शन 174A। एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस है? बीओआई वो होती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है? कुछ इंडिविजुअल्स दे फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं? एक एसोसिएशन फॉर्म आउट करते हैं, दैट इज़ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक कोई फर्म हो सकती है। जब वो इकट्ठे होकर एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें क्या था कि असेसमेंट ऑफ एनी एओपी और बीओआई फॉर्म फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कि अगर कोई एओपी और बीओआई कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनी है, मतलब किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए 6 मंथ्स के लिए फॉर्म आउट हुई है, तो उस साल जो 6 महीने उन्होंने इनकम को कमाया है उस पर टैक्स तो पे करना है। तो हम कहेंगे कि उसी साल आप क्या करो? टैक्स को पे कर दो। फर्दर फोर्थ केस क्या कहते हैं कि शिपिंग बिजनेस इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिप ऑनर्स। सेक्शन कौन सा डील करते हैं? दैट इज़ 172। मतलब कोई फॉरेन की शिपिंग कंपनी है, उनका कोई भी नॉन नहीं है इंडिया में, वो क्या करते हैं कि इंडिया के पोर्ट में से कुछ गुड्स या पर्सन्स को लेकर जाते हैं टू अ फॉरेन पोर्ट। तो हम कहेंगे कि आप पहले हमारा टैक्स पे करके जाओ जो आप इनकम अर्न कर रहे हो। इस केस में भी यही होएगा कि जिस साल आपने इनकम को अर्न किया उसी साल आप क्या करो? टैक्स को पे कर दो। इन केस ऑफ फिफ्थ केस है इन केस ऑफ पर्सन्स हु आर लाइकली टू ट्रांसफर देयर एसेट्स टू अवॉइड टैक्स। सेक्शन कौन सा डील करता है? दैट इज सेक्शन 175। इस केस में क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके पास एसेट्स हैं, वो साल के एंड में आके उनको सेल आउट कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनको टैक्स ना पे करना पड़े। उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इन केस उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करेंगे?
कि जो भी आपने इनकम अर्न किया उन एसेट्स पे, तो उसी साल आप क्या कर दो, टैक्स पे कर दो। सो फर्दर आवर टॉपिक इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। कौन सा सेक्शन डील करता है, दैट इज सेक्शन 6। इसमें 2 केस आते हैं कि इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। अगर रेजिडेंट है तो फर्दर 2 केस आते हैं, दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कुछ पहले पॉइंट समझ लो, बाद में समझाऊंगी। कॉन्टिन्यूस इज नॉट नेसेसरी। लाइक हम फर्दर पढ़ेंगे कि 182 डेज़ की कंडीशन है। 182 डेज़ हम ऐसे नहीं कह रहे कि आप एक टाइम पे ही 182 डेज़ कंप्लीट होने चाहिए। 182 डेज़ मीन्स कि आप चाहे पहले एक बार 2 महीने लगा के जा रहे हो, फिर आप फ़ॉरेन चले गए, फिर आप 2 मंथ के लिए इंडिया में आ गए, फिर आप फ़ॉरेन चले गए, मीन्स कॉन्टिन्यूस इज़ नॉट नेसेसरी। सेकेंड कंडीशन इज़ प्लेस वेयर एवर इन इंडिया। प्लेस वेयर एवर इन इंडिया मीन्स आप कहीं भी रह सकते हैं, इंडिया में होने चाहिए। ये नेसेसरी नहीं है कि आप जहाँ के सिटीज़न हैं वहीं पे होने चाहिए। इंडिया में आप कहीं पे भी हो सकते हैं। थर्ड इज डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर शुड बी कंसीडर्ड इन इंडिया। डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर मीन्स जिस साल आप फॉरेन से इंडिया में आए और जिस साल आप इंडिया से फॉरेन में गए, ये दोनों दिन आपके इंडिया में ही कंसीडर किए जाएंगे। फोर्थ केस आता है दैट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ सिटीजनशिप। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर बेसिक कंडीशंस हमारी क्या हैं, बेसिक कंडीशंस 2 हैं। दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि प्रीवियस ईयर में आपने 182 डेज़ इंडिया में लगाए हों। और सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि प्रीवियस ईयर में आपने 60 डेज़ लगाए हैं, बट प्रीवियस ईयर से पहले जो 4 साल हैं उसमें आपने 365 दिन इंडिया में लगाए होने चाहिए। इफ़ अ पर्सन फुलफिल्स एनी ऑफ दी वन बेसिक कंडीशन ही बिकम्स अ रेजिडेंट। मतलब अब वो रेजिडेंट तो बन गया, बट अब क्या चाहिए हमें, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें कुछ सब्सिडरी कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। 2 सब्सिडरी कंडीशंस हैं कि प्रीवियस ईयर से पहले जो 7 साल हैं उसमें 730 दिन वो इंडिया में रहा हो। मतलब प्रीवियस ईयर से पहले जो 7 साल हैं उन 7 सालों में जो इंडिविजुअल है वो 730 दिन इंडिया में रहा हो। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल हैं, जो प्रीवियस ईयर से पहले जो 10 साल हैं उसमें 2 सालों का रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए उसके बाद। समझ आ गई। सब्सिडरी कंडीशंस 2 हैं। दैट इज़ फर्स्ट क्या कहती है कि प्रीवियस ईयर से पहले जो 7 साल हैं उसमें 730 दिन वो इंडिया में रहा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि प्रीवियस ईयर से पहले जो 10 साल हैं उसमें 2 ईयर्स का उसके पास क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए। अगर हम कंक्लूड करने की बात करें तो इसमें कंक्लूजन में क्या आता है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन हो सकता है, जो एक बेसिक कंडीशन को फुलफ़िल करे और दोनों सब्सिडरी कंडीशंस को फुलफ़िल करे, वो कौन होएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेकेंड केस आता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होएगा, रेजिडेंट तो है, मीन्स 1 बेसिक कंडीशन तो पूरी करेगा ही करेगा वो, 1 और नो सब्सिडरी कंडीशन, एक या कोई भी सब्सिडरी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करेगा। थर्ड केस आता है नॉन रेजिडेंट, मीन्स कोई बेसिक कंडीशन ही नहीं फुलफ़िल की उसने। उसके बाद केसेस वेयर 60 डेज आर रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम 60 दिनों की कंडीशन नहीं लेते। हमने बेसिक कंडीशन में किया था ना कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ होने चाहिए। सेकंड कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर में अगर आप 60 दिन इंडिया में आ रहे हो और उसके जो प्रीवियस 4 ईयर्स हैं उसमें आप 365 दिन इंडिया में लगा रहे हो।
60 दिनों वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होएगी, 182 डेज़ वाली ही कंडीशन अप्लाई होएगी। 2 केसेस हैं, वो कौन कौन से हैं? फॉर इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड फॉर अ जॉब एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ही इज़ अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। कोई इंडिया का बंदा है जो फॉरेन में किसी जॉब के लिए जा रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? अप्रूव किया हुआ है। केस कौन सा है कि इंडिया का बंदा है, फॉरेन में जा रहा है किसी जॉब के लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? अप्रूव। उस केस में क्या होगा? सिर्फ अगर आपने बेसिक कंडीशन फुलफ़िल करनी है तो सिर्फ एक बेसिक कंडीशन मानी जाएगी और वो 182 डेज़ वाली ही मानी जाएगी। सेकंड केस क्या है कि इंडियन सिटीज़न लिविंग आउटसाइड इंडिया एंड कम टू विज़िट इंडिया। सेकंड केस क्या कहते हैं कि इंडिया का बंदा है, वो फॉरेन में रहता है और वो इंडिया में विज़िट के लिए आता है, तो उस केस में भी सिर्फ 182 डेज़ वाली कंडीशन ही मानी जाएगी। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF सेक्शन इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होएगा? होल और पार्टी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। जब आपका कंप्लीट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होता है, अगर आपका 1%